हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो है वो अभी कुछ अरसे से जो है वो लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट सवालात ये हैं कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया है, इसमें हमारी कलोनियल हिस्ट्री क्या थी। सेकंड, इसी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इमर्ज होता है कि हमारी जो कलोनियल हिस्ट्री है उसका हमारे मौजूदा हालात पे क्या असर है। तो ये वो जो दो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, ये हम महसूस कर रहे थे कि नौजवानों में ये बहुत एक रीन्यूड इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रही है कि जिसमें हम कलोनियल हिस्ट्री को भी समझें और उस कलोनियल हिस्ट्री के हमारे आज के जो है वो समाजी, मुआशी और माशरती जो हमारे आस्पेक्ट्स हैं उन पे क्या असरात हैं। हमने एक ये किया कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पे, और क्वीन की डेथ के बाद जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुई उमर साहब। तो हमने एक एटम कैंप के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स भी ऑफ़र किया, जो कोर्स भी इसी बात पे है कि कलोनियल हिस्ट्री क्या है और ये कलोनियल हिस्ट्री ने कैसे हमारा अभी जो प्रेजेंट है और जो पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद आज से पीछे पास्ट है उसको कैसे शेप किया है उसने। तो वो जब हमने कोर्स ऑफ़र किया तो लोगों ने जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेना स्टार्ट कर दी, और अभी वो कोर्स जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक इट्स 8 अक्टूबर। तो अभी 4-5 दिन रहते हैं। तो फिर बार बार लोग जो है इस किताब को रिफ़र कर रहे थे। जब हम कोर्स की लिंक पोस्ट करते थे तो लोग कहते थे विलियम डालरिम्पल की किताब भी उसमें शामिल करें, उसमें और भी मटेरियल शामिल करें। तो इस पॉपुलर डिमांड के बाद हमने सोचा कि ये अनारकी डिस्कस करते हैं। तो उमर साहब आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो किताब को डिस्कस करने का जो पहला क्वेश्चन होता है वो हम ये चाहते हैं कि हम किताब के साथ साथ आथर को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। तो थोड़ा ये बताएं, ये विलियम डालरिम्पल कौन है? ये इंडिया में घूम फिर रहे होते हैं, इन्होंने जो है वो शलवार कमीज़ पहनी होती है और देखने में ऐसे लगता है ये कोई इधर का ही बंदा है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है। तो ये विलियम डालरिम्पल के बारे में कुछ बताएं, फिर हम आगे किताब के बारे में बढ़ते हैं। देखें, विलियम डालरिम्पल जो हैं वो अंग्रेज़ी हैं, अंग्रेज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो हिस्टोरियन हैं और उनकी जो तारीख़ नवीसी है उसका बुनियादी मौजू अंग्रेज़ों का इधर आना है। तो उस हिसाब से उनकी जो मुझे जो सबसे शानदार किताब लगी है वो लगी है लास्ट मुग़ल, तो बहादुर शाह ज़फ़र पे। और दूसरी उनकी जो बड़ी शानदार किताब है वो वाइट मुग़ल्स है। तो उनका ज़्यादा ये दिलचस्पी इस चीज़ में है कि 18वीं सदी और 19वीं सदी में जो अंग्रेज़ों का आना इस मुल्क में और उसके बाद जो इदारे बने या माशरे की जिस तरह तश्कील हुई, तो ये उनका मौजू है। मेरा ये ख़्याल है कि उस हिसाब से एनर्की में उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले किसी को नहीं पता थी। दो वजूहात से ये बहुत अहम हो गई। एक तो ये कि उनका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो बड़ा अच्छा है, लिखने का अंदाज, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। और दूसरी ये है कि जो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म पे जो डिबेट होती है कि कंपनीज क्या क्या करती हैं, अमूमन IMF और वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में ये होती है कि ये एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। आजकल चाइना का भी बड़ा जिक्र है। तो उसमें ये डिबेट थोड़ी सी, मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी लिंक है, लेकिन एक पब्लिक की परसेप्शन में ये डिबेट आ गई। डालरिम्पल के वैसे वो उनका किसी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक है और उनके कुछ जद्दे अमजद एक्चुअली कहीं इसमें रहे भी हैं। हाँ, वो डालरिम्पल का आता भी है उसमें वो इसमें तो मेरे ख्याल में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपने कहा है कि एक तो ये है कि बातें वही थी लेकिन उसमें उन्होंने स्टोरी टेलिंग अच्छे तरीके से की है। सेकंड, जब भी कलोनियलिज्म की बात करते हैं ना तो हम सीधा कह जाते हैं ब्रिटेन ने कंकर किया, लेकिन उसमें ना हम ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, वो कैसे मार्ज़ वजूद में आई, वो एक कंपनी से जो है वो क्राउन तक कैसे सफ़र पहुंचा, तो वो शायद इतना हिस्ट्री में जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान है उसमें शायद कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आता उसका। तो इसलिए मेरे ख्याल में दिस बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मुतालिया पाकिस्तान में तो जिक्र आता है सिर्फ साजिश का, तो या मुदाखलत का। हाँ, साजिश का, मैं साजिश ही कहूँगा। फिर भी हमने साजिश के अलावा नहीं कुछ और कहना। तो वो साजिश थी। यहाँ हमने एक सवाल पढ़ा होता है मुग़लों के ज़वाल के असबाब, तो उसमें ये लिखा होता है कि हम ये हुआ, ये हुआ, ये उस
उसमें कहते हैं उनको जानशीनी का निज़ाम ठीक नहीं था उनका, आपस में लड़ाइयाँ हुई, तो वो तो हुई ना, लेकिन असल मसला तो वो स्टेट की गवर्नेंस थी ना। असल मसले दोनों थे। असल मसला ये था, कई तरीके हैं, लेकिन असल मसला ये था कि 14वीं-15वीं सदी से दुनिया में जो स्टेट्स थी ना, उनमें बड़ी डाइवर्जन आ गई। हम उस पर बाद में आते हैं, अभी हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम ज़रा क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात, ये किताब की तो हमने डिस्कशन कर ली, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेज़ करता है वो ये करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनती है, हम जो है वो उस कंपनी जो है उसका जो है वो स्टार्ट से लेके एवोल्यूशन कैसे होता है, उसके अगराज़ो मकासद क्या थे और वो कैसे इवॉल्व करती है। तो पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें उन माशरों में और उन स्टेट्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। इतनी लंबी मुश्किल तफसील नहीं है। हुआ ये कि ये जो सारे मुल्क थे ये छोटे थे। इसमें सबसे पहले जो सबसे कामयाब जो मुल्क था जिसने ये रिवाज डाला वो इटली की सिटी स्टेट्स थी, जेनोआ, वेनिस वगैरह। तो वहाँ पे एक्सपेडिशंस जाती थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। उन एक्सपेडिशंस को किसी ने फाइनेंस करना होता था, तो उसके पीछे बैंक्स भी थे। ये मेडिची बड़े मशहूर हैं बैंक्स में। उसके अलावा कुछ फाइनेंसर आ जाते थे। शुरू में तो बादशाह ने पैसे दे दिए फाइनेंस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर ली। क्या आप एक्सपेडिशन पे जाएं, आप अपना कोई बहरी बेड़ा लेकर जाएं, अच्छा, और क्या करें जाके, आप तजारत भी करें और तजारत के नाम पे फिर उन जगहों को कोई लूट मार भी करके ले आएँ तो उससे भी हाँ, पैसे। आप शुरू में छोटी मोटी करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी तजारत की बुनियादें उस्तवार हो जाएं तो तब आप फिर उसको एक प्रॉफिट का बिजनेस बना दें। अच्छा, इस मॉडल में सबको फ़ायदे थे। एक तो फ़ायदा ये था कि जो बादशाह था या जो स्टेट थी वो बड़ी देर तक इससे अलहदा रह सकता था कि ये तो हमारे है ही नहीं, हालांकि उन सारी कंपनीज को ओन स्टेट ही कर रही है। दूसरी वजह ये थी कि अगर उनमें से कोई मार मुर भी जाता था या वो हार भी जाते थे तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं आती थी। और तीसरी ये थी कि वो जो बिजनेस को एक इनकरेज, जो कैपिटलिज्म को एक इनकरेज करना था, यानी कैपिटलिज्म को जो इनकरेज कर रहे थे, केन्स तक सारे लोग कंपनीज के साथ मुलाजिम रहे, तो वो भी एक समझे फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो बन रही थी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो कंपनी बन रही है 1600 में, ठीक है, 1595 शायद की या 99। हाँ, दो चार्टर थे, एक चार्टर पहले आया, एक चार्टर 1600 के इर्द गिर्द आया। अब कंपनी को बकायदा एक चार्टर मिलता था। चार्टर को आजकल कह लें जिस तरह कंपनी रजिस्टर होती है इनकॉर्पोरेशन, और उसको एक चार्टर मिल गया। अब उस चार्टर में, उसका चार्टर जो है वो बड़ा वेग सा है, वो बड़ा ओपन एंडेड है कि बस जो मर्जी करें। कंपनी में 25 या 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हैवीली उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, जो बादशाह और बादशाह की तरफ से जो क्राउन है वो उसमें इन्वॉल्व है। कंपनी जो है वो आके चल जाती है और तकरीबन 70-75 साल तक कंपनी का कुछ नहीं बनता। और इसमें जो अंग्रेज़ हैं उनकी कंसिस्टेंसी और टेनेसिटी को भी देखना पड़ेगा कि कई कई साल तक तो उनको बादशाह के दरबार में इजाज़त नहीं मिलती मिलने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, वो लगे रहते हैं। एक आ रहा है, मर जाते हैं, छोटी छोटी जगह बनाते हैं। इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये वाली जो कंपनी है इसकी अपनी अदर कॉलोनियल कंपनी से भी लड़ाई है, यानी उनकी फ्रेंच से भी लड़ाई है और उनकी पोर्टुगीज से भी लड़ाई है। सो वहाँ पे भी है। एक और चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा इलाका था ना, इसमें बादशाहों को समुंदर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हम उस पर बाद में आते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा फन फैक्ट बता दूं कि सारे मुगल बादशाहों में से सिर्फ एक ने समुंदर देखा था, वो था जहांगीर। अच्छा। वो इसलिए कि उसको फिरने का बड़ा शौक था, तो वो फिरते फिरते चला गया, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं हुआ तो वो वापस आ गया। तो ये सारी जो कंपनीज थी ये समुंदर के साथ साथ अपनी जगह। सो इसमें ना, जो मैंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनने का देखा तो 4-5 चीज़ें मेरे जहन में इमर्ज हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस वक़्त भी 24 लोग मिल के एक कंपनी बना रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी ट्रस्ट लेवल इतना नहीं होता कि हम 5-6 भी को कारोबार स्टार्ट करें और वो 5-6 लोग भी आगे ले जाएं। तो 24 लोग जो हैं वो 16th सेंचुरी में मिल के एक कंपनी बनाते हैं। सब छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, कोई बड़े अमीर लोग नहीं थे उस सारे में, थोड़े थोड़े पैसे लेके आए थे। एंड व्हाट दे थॉट, तो असल में जो होती है एडवर्सिटी होती है, उससे कैसे लोग अपॉर्चुनिटी निकालते हैं।
सो उस वक़्त डच जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। डच जो हैं हालांकि थोड़ा अरसा हुए थे उनको लिबरेट हुए ऑस्ट्रिया से, तो वो जो हैं वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, पैसे भी ज़्यादा थे, वो ज़्यादा एक्सपीडिशंस भेज रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं किसी भी बंदे के पास, तो हम इस तरह करते हैं मिल के पैसे पूल कर लेते हैं। तो जो कंपनी का तसव्वुर है, कॉरपोरेशन का तसव्वुर, वो इमर्ज होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है, वो कंपनी जब इमर्ज होती है तो उनके जहन में सिर्फ ये था कि हम तिजारत करेंगे, शायद ये अगली बाकी सारे अभी प्लान नहीं थे उनके। तो वो सारा कुछ आगे कैसे इमर्ज होता है वो एक स्टोरी है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है, कंपनी जब ट्रेडिंग स्टार्ट करती है और उसके अंदर उन्हें जो है वो जब प्रॉफिट्स होते हैं तो वो प्रॉफिट्स जो हैं उनको लेके भाग नहीं जाते, वो फिर री इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं और हम अपना बैरी बेड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम इसको आगे पहुंचाते हैं। और फिर आगे चल के जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो है वो लॉबिंग स्ट्रेंथन करते हैं कि जहाँ से उन्हें ज़्यादा अमरात मिल सकें, चार्टर मिल सके उनको। क्राउन की फ़ौज का, अगर क्राउन की फ़ौज साथ ना होती तो वो इतना कुछ ना कर पाते। तो इम्पॉर्टेंट बातें इसमें 3-4 हैं। एक तो ये देखें कि क्या मॉडल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पीछे फ़ौज सपोर्ट कर रही है, क्राउन सपोर्ट कर रहा है, लोग मिल के उसमें अंदर पैसे डाल रहे हैं। एक दो बातें थी। एक तो ये था कि सारे जो छोटी स्टेट्स थी ना, उनकी लेजिटिमेसी नहीं थी, लेकिन जो बड़ी स्टेट है यानी क्राउन ऑफ दिल्ली, उसकी लेजिटिमेसी थी लेकिन उसकी पावर नहीं थी। तो इसी में के दौरान ये एनर्की सारी चलती रही, यानी कि कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जिसकी कोई लेजिटिमेसी हो, और जो बड़ी स्टेट है उसके पास कोई पावर नहीं थी। तो वो पहले अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, और इसी के अंदर ही सारी अपॉर्चुनिटी। और नादर शाह ने कहते हैं बहुत ज़्यादा वेल्थ, जो भी कोई ज्यूल्स वेल्थ वो थी दिल्ली से, वो सब लेके चला गया था। नहीं, वो तो नादर शाह को क्या कहें, हमारे एक और फेवरेट हैं वैसे, अहमद शाह अब्दाली। हाँ, अहमद शाह अब्दाली भी, वो भी यही काम करते थे। एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पंजाब में और दिल्ली में फोकलोर होती थी, फोकलोर। तो उसमें यह था कि जो पहनना है पहन लो, बाकी तो फिर अहमद शाह ने ले जाना है। ठीक है। दीज वर दी। तो स्टेट वीक हो गई ना, जब बाहर वाले भी आ गए, ये मरहटास भी मुग़लों के ख़िलाफ़ हो गए, तो वो अनार्की वाली स्टेट थी जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटेग्रेटिंग। तो वो लोग रीडर्स हमारे उस पर चले जाएंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसके बाद ऑडियंस से थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने आपको बताया ना, जैसे हमने वो कोर्स ऑफ़र किया, तो कोर्स में भी ये था कि हिस्ट्री ऑफ कलोनियलिज्म एंड हाउ इट हैज़ शेप्ड और सिचुएशन टुडे। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पे जाके कमेंट किया कि आप ये क्यों कोर्स पढ़ा रहे हैं, आज भी कलोनियलिज्म को पढ़ना क्यों रेलिवेंट है, या कलोनियलिज्म को समझना। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं वो तो चले गए थे 47 में, तो उसके बाद आप चेंज कर लें। तो दे आर नॉट आस्किंग यू टू जस्ट कंटिन्यू विद द सेम इंस्टीट्यूशंस। जब आपने भी अभी जिक्र किया एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ कलोनियल लेगेसी, तो हम दे थिंक एंड दे आर सम आर एक्चुअली प्राउड ऑफ दैट लेगेसी, तो दे टेक प्राइड एक्चुअली। अच्छा, अब उसमें जो है वो मैं ये कई लोग कहते हैं कि ये सीट के ऊपर फ्रां मेजर साहब बैठा करता था जिस पे अभी मैं बैठता हूँ, एंड दे से इट विद प्राइड जो है ना कि मैं उस मेजर साहब की वाली सीट पे अब मैं बैठा हूँ। वो तो काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेजर साहब जो थे उन्होंने मेरे परदादा को ये ज़मीन भी दी। वो तो सारे आ गए बाद में पार्लियामेंट में। तो अब इशू ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग हमें कहते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, चूँकि अभी नेक्स्ट वीक वो स्टार्ट भी हो रहा है कोर्स, तो हम भी जवाब देते हैं। हमने कहा आप कोर्स ज्वाइन करें फिर बताएंगे क्यों ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चूँकि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वाई कॉलोनियल लेगेसी जो है या कॉलोनिस्ट ने हमारे साथ क्या किया, क्या हुआ, वो आज भी रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंड करना। और हमारा जो फ्यूचर है वो आज भी क्या उससे इम्पेक्ट हो रहा है इतने साल गुजरने के बावजूद। तो इस पे ये किताब क्या कहती है, और इसके साथ शशि थरूर का भी आप कोई डालना चाहें, मसाला डालना चाहें, तड़का, तो वो भी आप किताब तो ऐसा उसको एड्रेस नहीं करती कि हमें क्या करना चाहिए आगे। नहीं करना नहीं चाहिए। व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस टुडे, पार्टली इसमें हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है।
कॉलोनियल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है और रैशनली, तो उसके लिए मैं एक नाम लेना चाहूँगा और वो नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है। कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी हिस्ट्री से जान छुड़ा सकता है, लेकिन सबसे संगीन गलती होती है जो मुल्क या जो मुआशरे अपनी हिस्ट्री से जंग करना शुरू कर दें। जिम्बाब्वे एक ऐसा मुल्क है जिसने जो ज़रूरत से ज़्यादा ना बेदार हो गया, क्योंकि उसको एक लीडर मिल गए, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। अब रॉबर्ट मुगाबे ने कहा है कि क्वीन को मैं क्या समझता हूँ, आजकल हम भी कहते हैं आन जहानी मलका को हम क्या समझते हैं, और हमने उनके वो ज्यूल्स भी वापस लेके आने हैं। एक्चुअली हम इस चक्कर में थे कि उस जनाजे में जो ताज पड़ा था ना, उसको किसी तरीके से उधर से ही खिसका लें। अच्छा, अब होता ये है, ये दूसरा मुल्क जो गलत लेसन पढ़ गया है वो इंडिया है। अब इंडियंस क्या कर, पहले इंडिया की बात कर लेते। इंडियंस क्या करें? अब इंडियंस के बेचारे कह लें, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन अ वे अनडू करें, एक अंग्रेज़ों के एक मुसलमानों से। उनको ये दुख है कि 150 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और 1000 साल मुसलमानों से, और वो अपनी इस पूरी हिस्ट्री से जंग कर रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद का और बनारस का वो सारे नाम बदल दिए, उन्होंने सड़कों पे कुछ बदले हैं, हमने भी बदले हैं, लेकिन हमने उस गुस्से में नहीं बदले, हमने तो एक जनरल ट्रेंड और तरह के लिए बदले हैं। हाँ। लेकिन इंडिया का जो चैलेंज है ना, वो ये है कि वो अपनी तारीख से रिकंसाइल नहीं कर सकते, और उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो माइनॉरिटी है अपनी, ज़ाहिर है ज़्यादा मुसलमान है, वो उन्होंने उनको अब क्रश करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो उनको मुसलमानों को देखते हैं तो वो उनको अपनी हिस्ट्री याद आती है, और उन्होंने अपनी हिस्ट्री ये पढ़ी है कि हमारे ऊपर 1000 साल बड़े जुल्म हो गए, तो हम पे औरंगज़ेब आलमगीर ने भी जुल्म किए, और 2-3 हज़ार पहले हम भी बहुत हज़ीम थे। अच्छा, अब ये हिस्ट्री का अदराक बड़ा ज़रूरी है। जिम्बाब्वे की रिसेंट मिसाल दूंगा। जिम्बाब्वे ने उनको ये कहा, मुगाबे ने, कि ये अंग्रेज़ों से पहले आप अजीम थे, और आप अंग्रेज़ों की अगर आप इलामात ख़त्म कर देंगे तो आप दोबारा अजीम हो जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे तो फार्मिंग डेवलप थी, तो जिम्बाब्वे में जो फैक्ट्रियाँ और फार्म्स थे वो ज़्यादा गोरों के थे। केनिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, उसने वो सारे गोरे जो थे वो निकाल दिए और सारी चीज़ें जो है ना वो अपने कब्जे में कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि किसी मुल्क ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली यानी नीचे नहीं गया जितना जिम्बाब्वे गया। तो आपका वैसे बातें करना तो चलो अपनी जगह है, लेकिन आपकी नोशंस जो है ना वो अगर ये होना कि मैंने इस हिस्ट्री को अनडू करना है तो वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी नोशन ये हो कि नहीं, हमारी हिस्ट्री जो है, क्योंकि मुल्कों के लिए बड़ी दिलचस्प जुमला होता है, मैं ये इसी जुमले पे अपना क्या कहूँगा, तान तोड़ना चाहूँगा कि हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है। मतलब हम ये कहते हैं हमारी हिस्ट्री 712 से शुरू होती है, कोई कहता है हमारी हिस्ट्री 1857 से शुरू होती है, कोई कहता है हमारी हिस्ट्री 1500 से शुरू होती है। तो मुल्क कब शुरू होता है? तो जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है, अब कॉलोनियलिज्म है बुरा, जाहिर है, एक मुल्क ने दूसरे पे कब्जा कर लिया, बुरा, लेकिन क्या वो हमारी हिस्ट्री है? हाँ, वो हमारी हिस्ट्री है। क्या हम उससे जान छुड़ा सकते हैं? नहीं जान छुड़ा सकते। तो रैशनली और रियलिस्टिकली कॉलोनियलिज्म को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकता अपनी हिस्ट्री के बगैर। तो आज अगर हम बैठे हैं तो हमारे स्पेशली जो गवर्नमेंट साइड है, हमारी सारी जो गवर्नमेंट है वो एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनल पाथ डिपेंडेंसी है वो ना, फोटोकॉपी है। हाँ। हमारी जो सारी गवर्नमेंट है वो फोटोकॉपी। अगर हमारे यहाँ ये तहरीक चल पड़े कि ये ख़त्म करो, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट के सिंबल्स हैं ये भी नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम इस पे फ़ख्र करना शुरू कर दें कि नहीं, अंग्रेज़ जो हैं वो असल में हमारे मतलब फोर फादर हैं, तो वो भी एक सोशली और साइकोलॉजिकली एक बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़। सो ये जो पाथ डिपेंडेंसी है, मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूँकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम डेवलप होने में, उनको चेंज करना स्विच ऑफ द बटन से नहीं चेंज हो जाते। चूँकि हमने वो इंस्टीट्यूशनल लेगेसी ली, अब अगर हम कहें कि हम फटाफट उसको चेंज कर दें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। तो जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और द ओनली बुक दैट इज़ बीइंग रेड इन पाकिस्तान इज़ वाई नेशंस फेल। तो वो जो वाई नेशंस फेल है उसके अंदर भी डैरन एसएमग्लू जो है वो इंस्टीट्यूशनल पाथ डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि जो कॉलोनियल
जो एडमिनिस्ट्रेशन थी दुनिया में, द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने डेवलप किए, मुगलों का इंडिया में बड़ा काम, हाँ, और उसमें उसका अफ्रीका पे ज़्यादा उसने किया है, तो उसमें वो ये कहना, का भी इंडिया में बड़ा काम, हाँ बिल्कुल, पिकेटी का भी, वो असल में जनरली जितना भी जिसने डेवलपमेंट का काम करना होता है, एक बड़ा वास्ट सैंपल मिल जाता है उधर। तो वहाँ पर वो कहता है कि जी ये जो जहाँ पर कॉलोनिस्ट स्टे करना चाह रहे थे, वहाँ पर अमेरिका है, बाकी हैं, जहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस बनाए, और जहाँ पर नहीं करना चाह रहे थे वहाँ उन्होंने अथॉरिटेटिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। और वहाँ वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिफ़र करता है वाई नेशंस फेल में, कि ये वहाँ उस वक़्त निज़ाम उन्होंने बनाया तो जो आज भी चल रहा है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में कलोनियल हिस्ट्री को पढ़ना, समझना, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। लोग ये किताब भी पढ़ें और atomcamp.com पे जाके कोर्स भी रजिस्टर करें, और उसके बाद जो है वो हम फिर ये बहस किसी दिन करेंगे। हम इस तरह करेंगे, एक दफ़ा लोग ज़रा उससे आ जाएं तो हम अगली किताब जो है किसी वक्त शशि थरूर की जो है वो बुक भी पढ़ेंगे, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो विद दैट हम जो है वो ऑडियंस की तरफ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स लेते हैं। तो ओवर टू यू पीपल। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, फॉर वाचिंग दिस डिस्कशन ऑन अनार्की बाय विलियम डलरिम्पल। तो हमने जो इस किताब में जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये बात थी कि हमारे जो है जो आज का मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, उसमें कैसे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने मुग़ल एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया, उसने बंगाल में कैसे रूल किया, और इस रीजन से उन्होंने कैसे जो है वो दौलत इकट्ठी की, और उसकी बेसिस पे इंग्लैंड में जाके उन्होंने फैक्ट्रियाँ चलाईं, और इस तरह से कैसे जो है वो और क्या हालात पैदा हुए कि मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शिफ्ट हो गई और क्राउन ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हमने जो आज डिस्कस किया है उसमें ये भी है कि ये जो हमारी कलोनियल हिस्ट्री है उसने आज की हमारी सोशियो इकनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट किया है और शेप किया हुआ है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस।